हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। और मैं आज आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में जिस खाके का प्रयोग किया जाता है उस खाके में कौन कौन से एंट्री होते हैं और क्या उसमें डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी 10+2 के विद्यार्थी हैं वह ध्यान दें और अटेंशन में आ जाएं, क्योंकि 2024 की तैयारी अब स्टार्ट है। क्योंकि बहुत कम समय है और इसी 4-5 महीने के अंदर आपको पूरी तैयारी करना है। तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट जो आपका पहला चैप्टर भी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का, उसमें आप पढ़ेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में क्या क्या एंट्री हम करेंगे। ये यदि आपको जानकारी हो जाएगी परफेक्ट, तो विश्वास कीजिए कि आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप चुटकियों में रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे। तो मैं हूं प्रकाश सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा क्लासेस में, और यहीं आपको कॉमर्स का परफेक्ट ज्ञान मिलेगा। बाकी लोग तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं से बता देते हैं, तो वो नहीं है। विस्तार में जाइए। आपको पढ़ना है ना कि आपको छोटा मोटा एक एक एंट्री जानना है, जी नहीं। पहले आप विस्तार जान लीजिए, फिर आप छोटे छोटे एंट्री पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। कि रिसीट में कौन कौन सी एंट्री होता है और वह एंट्री क्या होते हैं और क्यों रिसीट में जाते हैं। पेमेंट में कौन कौन एंट्री होता है और वह पेमेंट में क्यों जाते हैं, तो इसके डिप में हम बाद में हम पढ़ेंगे। पहले ये तो जान लें कि रिसीट में आता क्या है और रिसीट में जाता क्या है, फिर हम सवाल बनाएंगे। तो आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के जो कॉलम होते हैं उसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने जाएंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्था है, उसका रिसीट एंड पेमेंट बनाने से पहले उसका नाम जान लेंगे कि किस नाम से वह फॉर्म चल रही है। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, उसका नाम लिख देंगे सो एंड सो जो भी हो। उसके बाद कब आप बना रहे हैं, उसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है या 31 दिसंबर को हो रहा है। तो अमूमन हमारे भारतीय लेखा विधि में 31 मार्च को ही वित्तीय वर्ष का समापन किया जाता है। आप हमेशा देखते होंगे कि 31 मार्च को ही वित्तीय वर्ष समाप्त होता है और 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष का प्रारंभ दिखाया जाता है। तो ठीक हम लोग वही करेंगे और देखिएगा कि जिस डेट में उसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता होगा वह डेट यहाँ डालेंगे और किस रूप में लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग ... यानी जो डेट रहेगा उसका वह डेट यहाँ डाल देंगे। तो दो काम हम करेंगे। पहला काम करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हेडर बनाएंगे और जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम बना रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसके जस्ट नीचे फॉर द ईयर एंडिंग और किस डेट को यह बनाया जा रहा है रिसीट एंड पेमेंट, उस डेट को यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो खाके खींचे जाएंगे उसमें 2 खाने बनाए जाते हैं और 2 अमाउंट के कॉलम बनाए जाते हैं। एक डेबिट अमाउंट कॉलम होता है और एक क्रेडिट अमाउंट कॉलम होता है, ध्यान दीजिए। और पहले बॉक्स को हम रिसीट कहते हैं और दूसरे वाले कॉलम को हम क्या बोलते हैं, पेमेंट। तो रिसीट और पेमेंट यानी कि प्राप्तियां एवं भुगतान, प्राप्तियां और यहाँ भुगतान, हिंदी में भी जानिए। और इसमें अमाउंट लिखते हैं और इसमें भी अमाउंट लिखते हैं। अब लिखने का कुछ तरीका है। लिखने का क्या तरीका है, तो जब रिसीट का कोई भी एंट्री हम लेंगे तो उसका एंट्री करने से पहले उसके पहले हम टू लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। रिसीट में जब भी कोई एंट्री लेंगे तो उसके पहले क्या लिखेंगे, टू से उसका स्टार्टिंग करेंगे। और जो पेमेंट में एंट्री करेंगे उसका हम 22 से करेंगे, ठीक है ना। उसका हम 22 से शुरुआत करेंगे। अब आइए, अब यहाँ 2 क्यों होता है और यहाँ 22 क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको डाल दूंगा कि जर्नल से लेजर कैसे बनाए जाते हैं। इसका मेरा वीडियो पहले से मेरा अपलोड है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और वहाँ से आप जान सकते हैं कि 22 क्यों लिखा जाता है और 2 क्यों लिखा जाता है।
यानी कि डेबिट का स्टार्टिंग 2 से और क्रेडिट का स्टार्टिंग 22 से होता है। फिलहाल तो हम जान गए कि डेबिट 2 से लिखा जाएगा और क्रेडिट 22 से लिखा जाएगा। अब आइए एंट्री। तो सबसे पहला एंट्री होता है ओपनिंग बैलेंस से। तो कोई भी संस्था होगी वह कुछ पूंजी लेकर या कुछ चंदा लेकर या कुछ उसका कैपिटल होगा, उससे वह उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया होगा, ठीक है ना। तो वह क्या था, वह किस पूंजी से, कितनी राशि से, क्या उसका उस समय का बैलेंसिंग था जिससे वह प्रारंभ किया, उस बैलेंसिंग को हम यहाँ लिखेंगे। तो वह दो रूप में हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है, नगद भी हो सकता है, कैश एट बैंक, और कुछ राशि बैंक में भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बैंक में खाते खोले जाते हैं। तो कैश इन हैंड उसका क्या है और कैश एट बैंक क्या है, ये दोनों की राशि यदि आपको एंट्री में मिलेगा तो दोनों को इनर कॉलम में, ये आउटर कॉलम है और यह इनर कॉलम है। तो कैश इन हैंड का इनर कॉलम में लिख लेंगे, कैश एट बैंक को फिर इनर कॉलम में लिख लेंगे, नीचे लाइन खींचकर और दोनों को जोड़कर इसे आउटर में कर देंगे। क्लियर कंसेप्ट, यानी कि क्या बैलेंसिंग फिगर है वह उठा लेंगे। नेक्स्ट, अब जब संस्था रन कर गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हम बना दिए, तो पहला काम क्या होता है, डोनेशन का। जब तक पूंजी, जब तक चंदा नहीं आएगा तब तक सेवार्थ काम क्या कीजिएगा। मान लीजिए हमने कोई धर्मशाला खोल दिया या कोई हमने पब्लिक सेवा के लिए कोई ट्रस्ट खोल दिया, तो सिर्फ मेरे खोल देने से वह ट्रस्ट नहीं चलेगी। उस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ना समाज के जो लोग हैं वह वहाँ डोनेट करेंगे, यानी चंदा देंगे, और उस चंदे से उस संस्था का विकास होगा और उससे वह कम, यानी कि डोनेशन ही उसकी आय होगी। तो सबसे पहला काम क्या करेगी, वह डोनेशन प्राप्त करेगी। तो जो डोनेशन होगा वह रिसीट में आएगा और उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब लेगेसीज, अब जितना भी लेगेसीज होगा वह आपका यही जाएगा। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, मान लीजिए कोई फर्नीचर है वह बेकार हो गया ना, बेकार हो गया, तो अमूमन यह देखा जाता है कि उसको बेच दिया जाता है। तो जब बेचा जाएगा तो उससे कुछ आय आएगा, तो वह भी इसमें, यानी कि सेल ऑफ परचेज फर्नीचर जो भी होगा वह इसमें आपको रिसीट में आएगा। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि मान लीजिए खेल कूद की कोई अति होगी, संस्था होगी, तो खराब हो गया उसका इक्विपमेंट, तो उसको कबाड़ में बेचेगी, तो उससे भी कुछ आएगा। यानी कहने का मतलब कि उस संस्था द्वारा जितना भी चीज सेल की जाएगी और सेल से जो पैसे आएंगे उसको हम रिसीट में लिखेंगे। मोटा मोटी ये समझ जाइए कि ऑल टाइप्स ऑफ सेल को हम क्या लिखाएंगे, रिसीट में दिखाएंगे। अब उसमें लाइफ मेंबरशिप होता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लब होता है ना, उसमें लोगों को मेंबरशिप दिया जाता है, यानी कि उसका मेंबर बनाया जाता है, और वह मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फीस जमा करना होता है। यानी कि उस संस्था द्वारा जो भी मेंबरशिप फी रखा गया होगा वह टोटल मेंबर फीस जो होगा वह रिसीट में आएगा। कहाँ आएगा, रिसीट में आएगा। उसी तरह इंडोरमेंट फंड रिसीट ना, इंडोरमेंट फंड रिसीट, तो ये भी रिसीट फंड आ रहा है, तो यह भी आ रहा है, तो इसको भी रिसीट में लिखेंगे। इसी तरह जितना फीस होगा, आपको पहले ही बताया कि जितने टाइप के फीस होंगे वह सभी आपका रिसीट में आएंगे। इनकम फ्रॉम लेक्चरर, इनकम फ्रॉम लेक्चरर, मान लीजिए कि कोई क्लब का मेंबर अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलने वाला है, और किसी कार्यक्रम में उसको बुलाया जा रहा है मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए, या उसको बुलाया जा रहा है कि आप मेरे संस्था में आकर आपके द्वारा कोई एक लेक्चर दिए जाना है, तो वह क्या करता है संस्था कि हमारे यहाँ कोई भी मेंबर दूसरे जगह पे जाएगा
कुछ लेक्चर देगा तो उसके लिए आपको सो एंड सो फीस देना होगा। तो जब फीस देना होगा वह फीस संस्था के खाते में आते हैं, तो वह इस तरह के जितने भी लेक्चरर फी होंगे वह भी आपका कहाँ आएगा, रिसिप्ट में आएंगे। सब्सक्रिप्शन, जितने भी टाइप के सब्सक्रिप्शन होंगे वह भी आपके रिसिप्ट में आएंगे। प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट ना, इंटरटेनमेंट के लिए जो भी इंटरटेनमेंट से जो भी आएंगे राशि वह भी आपका रिसिप्ट में होगा। लॉकर रेंट, मान लीजिए कोई ऐसा संस्था है जो लॉकर की सुविधा देती है ना, तो वो लॉकर की सुविधा ऐसे नहीं देगी मंगनी में, उसके लिए कुछ रेंट लेगी, तो वह रेंट भी आपका रिसिप्ट में आएगा। रिसिप्ट फ्रॉम शो, मान लीजिए कोई कार्यक्रम कर रही है, जागरूकता कार्यक्रम कर रही है या कोई चैरिटेबल कार्यक्रम कर रही है, और उसमें जो भी दर्शक होंगे वह आएंगे, तो उनको आने के लिए टिकट लगता है, शो देखने के लिए टिकट लगता है, और उस शो के टिकट से जो भी राशि प्राप्त होंगी वह टोटल कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा। इसी तरह मिसलेनियस और अदरवाइज और भी कोई रिसिप्ट हो रहा है तो वो सभी रिसिप्ट कॉलम में आएंगे। अब इन सब का टोटल जो है आप टोटल में लिख दीजिएगा जोड़ के, टोटल। तो ये हुआ रिसिप्ट। उसी तरह पेमेंट में भी कुछ एंट्रियाँ होती है जिसे पेमेंट में दिखाना होता है, जैसे कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट यानी कि पूंजी के लिए जो भुगतान किया जाता है उसको, यानी कि यहाँ भुगतान किया, यानी यहाँ क्या होता है, सब आ रहा था, जो भी आ रहा था संस्था में सबको हमने रिसिप्ट में दिखा दिया। अब संस्था द्वारा कुछ जा रहा है, संस्था की तरफ से कुछ पेमेंट किए जा रहे हैं, कुछ जा रहा है, तो वो सबको हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट वाले कॉलम में। जैसे दिखाएंगे बिल्डिंग परचेज के लिए, मान ली अब संस्था है, संस्था का पैसा आ गई, पहले रेंट पर थी, टेंट पर थी, अब सोचिए कि पैसा जब आ गया, डोनेशन इतना आ गया कि इस संस्था का अपना बिल्डिंग होना चाहिए ना, तो उसके लिए वो उसने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग खरीदने के लिए जो पेमेंट किया वह पेमेंट साइड में जाएगा। बुक्स खरीदें, मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बुक्स खरीदेगी कि हमारे जो भी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले मेंबर हैं उनको किताबें कमी ना हो और अधिक से अधिक उनको किताबें उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए वो ढूंढ ढूंढ के किताबें खरीदी जाती है। तो उस किताबों को खरीदने के लिए जो राशि भुगतान की जाती है वह भी पेमेंट कॉलम में जाता है, ठीक है ना। इसी तरह स्पोर्ट इक्विपमेंट, आपने यहाँ देखा कि स्पोर्ट इक्विपमेंट जब खराब हो गया तो उसको बेच दिया गया, तो कहीं से खरीदा गया होगा तभी ना बेचा गया होगा। तो स्पोर्ट इक्विपमेंट, मान लीजिए फुटबॉल खेलने के लिए या वॉलीबॉल खेलने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए जो एक्सरसाइज इक्विपमेंट खरीदा जाता है वो सब स्पोर्ट इक्विपमेंट में आते हैं, तो वो खरीदने के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो भी आपका पेमेंट कॉलम में जाता है। अब कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन के लिए भी मान लीजिए कि हमने फुटबॉल टीम का एक ट्रस्ट बना दिया, तो फुटबॉल टीम का ट्रस्ट बना देने से कम एक रूम में या एक बिल्डिंग में फुटबॉल नहीं ना होगा, उसके लिए एक फील्ड चाहिए। तो चैरिटेबल फंड होने के कारण कुछ चैरिटी आया, कुछ चंदे आए, और इतने चंदे आए कि एक ग्राउंड हमने परचेज किया। तो ग्राउंड परचेज करने के लिए जो पेमेंट करेंगे, वो फील्ड बनाने के लिए जो पेमेंट करेंगे वो भी पेमेंट आपका पेमेंट कॉलम में आएंगे। इसी तरह फर्नीचर, ऑफिस को चलाने के लिए या कोई आता है उसको बैठने के लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, तो वो टेबल कुर्सी etc उसका भी पेमेंट आप पेमेंट कॉलम में दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा कुछ ज़्यादा हो गया तो संस्था ने सोचा कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए और उससे जो आय होगा वह संस्था को विकास करने में काम आएंगे, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वह भी आपका रिसीट में आएंगे। एडवांस एंड परचेज ऑफ एसेट्स, मान लीजिए कोई संपत्ति खरीदने के लिए किसी को एडवांस हमने पेमेंट किया, तो वो संपत्ति खरीदने के लिए पेमेंट तो जा रहा है ना, तो आपके पास से पेमेंट जा रहा है तो यह भी आपका पेमेंट में जाएगा। उसी तरह गवर्नमेंट लोन्स, मान लीजिए कि हमने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए
किसी बैंक से हमने लोन ले रखा है तो उस लोन की राशि भी आपका पेमेंट कॉलम में जाएगा। इसी तरह आपका रेवेन्यू पेमेंट भी कुछ होता है, कुछ रेवेन्यू पेमेंट भी होता है, ठीक है ना। जैसे इंश्योरेंस, संस्था डूब गई या संस्था के जो मेंबर हैं उनको कुछ फिजिकली हारासमेंट हो गया तो उनका इंश्योरेंस भी कराया जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है। तो उस इंश्योरेंस के लिए, या कुछ कॉस्टली सामान है वह चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है ना, इसलिए उसका भी हम इंश्योरेंस कराते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग भूकंप बाढ़ में ढह ना जाए, इसलिए बिल्डिंग का भी हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसलिए जो भी इंश्योरेंस का रेंट जाता है वह आपका पेमेंट जाता है। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास शुरुआत में कोई मकान नहीं है, कोई जगह नहीं है और हमें एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है जो प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैठने के लिए कोई व्यवस्था करना होगा ना। तो अपना नहीं है तो चलिए दूसरे के ही घर में चलते हैं। तो दूसरे के घर में जाएंगे तो एक रूम लेंगे। तो मान लीजिए कि वो अभी समाज सेवी व्यक्ति है तो ठीक है, कहे कि आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं तो मेरे भी तरफ से एक चैरिटी के तौर पे आपको मुफ्त में कमरा दे दीजिए। लेकिन यदि वह कमर्शियल व्यक्ति है और वह कह रहा है कि नहीं आपको तो चंदा आएगा, तो जब चंदा आएगा तो हमको डोनेशन, हमको आपको रेंट देना होगा इस रूम का, तो रेंट देना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का जो रेंट होगा वो अभी पेमेंट किया जाता है, वह भी आपका पेमेंट में जाएगा। रिपेयर, मान लीजिए छोटा मोटा कोई रिपेयर काम होता है उसका पेमेंट जा रहा है तो वो भी पेमेंट में जाएगा। सैलरी है, मान लीजिए कि आप ना ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं, आपके यहाँ जो एम्प्लॉय रहेंगे काम करने के लिए उनके भी बाल बच्चे हैं, वह कैसे खाएंगे? उनको तो चंदा घर में आ नहीं रहा है, उनको कोई बोरे के बोरे अनाज पहुंचा नहीं रहा है, वो तो बेचारा कुछ इनकम होगा तो वह ले जाएगा तो घर के, तो उस एम्प्लॉय के घर कोई परेशानी ना हो इसलिए उसको कुछ सैलरी दिया जाता है, वह सैलरी भी आपका पेमेंट है, इसलिए वो भी आपका पेमेंट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संस्था है उसके एडवर्टीजमेंट के लिए पम्पलेट वगैरह, हैंडबिल वगैरह, बुक वगैरह प्रिंट कराया जाता है, तो वो सारे जो प्रिंटिंग खर्च हैं वह भी आपका पेमेंट में जाएगा। ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जितने खर्चे होंगे, जितने खर्चे होंगे, जैसे मान लीजिए इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ना, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं उसमें जो खर्च होंगे, तो जितने भी प्रकार के खर्च होंगे यानी कि जो संस्था से पेमेंट हो रहा है वो सब जाएंगे पेमेंट वाले कॉलम में, ठीक है। पोस्टेज एंड स्टाम्प, पोस्टेज एंड स्टाम्प क्या होता है? मान लीजिए कि हम दूर दूर लोगों को, अपने मेंबर को संदेश भेजते हैं या अपने संस्था का बुक भेजते हैं जिसको पढ़ के वो हमारे संस्था से मोटिवेट होंगे और हमारे लिए काम करेंगे, तो उनके घर आप जा नहीं सकते हैं, तो उनको दूर बैठे हुए हैं और वो आपको चंदा दे रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी संस्था कर क्या रही है। तो उसकी जानकारी देने के लिए कुछ हैंड बिल, कुछ बुक तैयार किया जाता है, कुछ प्रिंट कराया जाता है, और उसको भेजने के लिए जो डाक में खर्च होते हैं उसी को हम पोस्टेज एंड स्टाम्प कहते हैं। यानी पोस्ट से जो रजिस्ट्री भेजा जाता है, पार्सल किया जाता है, उस पर जो खर्च आते हैं वह भी आपका पेमेंट में जाते हैं। उसका एडवर्टीजमेंट, आप अपने संस्था के प्रचार करते हैं, देखते होंगे टीवी पर अक्सर आता है कि ये फलाना ट्रस्ट है और मैं इस संस्था द्वारा ये किया जाता है, तो सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आप इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोग में कुछ चंदा दीजिए। तो वो एडवर्टीजमेंट प्रचार कर रहा है, तो उस प्रचार जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो मुफ्त में नहीं होता है, वो प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ लेती है, ठीक है ना। तो वह जो पेमेंट होता है वह भी आपका पेमेंट सिस्टम में, पेमेंट कॉलम में जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज, जितना भी चार्जेज होंगे, ठीक है ना, जितना भी चार्जेज होंगे, जैसे मान लीजिए टेलीफोन चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ठीक है ना, तो टेलीफोन तो मुफ्त में मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रिक विभाग मुफ्त में इलेक्ट्रिक देगी नहीं, तो उसका जो चार्ज होगा, जो पेमेंट करेंगे वही पेमेंट कॉलम में जाएगा, ठीक है ना। चैरिटी, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी चैरिटी, जैसे आपको चंदा मिल रहा है तो आप भी किसी को सहयोग कीजिएगा, आप भी किसी को मदद कीजिएगा, तो आप भी चंदा के रूप में जो दे रहे हैं चैरिटी, वो भी आपका पेमेंट में जाएगा।
तो यह देखना है कि चैरिटी आपको आ रहा है कि जा रहा है। यदि आपको पेमेंट आ रहा है तो डेबिट में, यदि आपको पेमेंट जा रहा है तो वह क्रेडिट में। ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स लग रहा है, सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाई जाती है या लोकल गवर्नमेंट द्वारा कोई टैक्स लगाई जाती है, तो वह टैक्स के रूप में जो राशि भुगतान की जाती है वो भी पेमेंट कॉलम में जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस छोटे छोटे हो सकते हैं ना, स्वीपर का एक्सपेंसेस हो सकता है ना, वेरियस टाइप का एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो जो भी खर्च होंगे वह आपका पेमेंट में जाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होता है, तो अक्सर यह देखा जाता है कि इस तरह के जो भी संस्थानें होती हैं उनका रिसीट कॉलम ज़्यादा होता है, यानी रिसीट में पैसे ज़्यादा आते हैं, पेमेंट कम होता है। तो दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है ना, दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ठीक है ना, क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल, तो एक अमाउंट में डाल देता हूँ। मान लीजिए कि इधर 55,000 हो गया है, ठीक है ना, डेबिट 55,000 हो गया और क्रेडिट आपका 80,000 हो गया, ना सॉरी 40,000 हो गया, ठीक है ना, 40,000। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह होता है बैलेंस शीट। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 0,0,051 15,000। तो यह जो 15,000 हुआ बैलेंसिंग फिगर, यही आपका बैलेंस शीट होता है। और इसके बाद ग्रांड टोटल 55,000, यानी कि डेबिट साइड का जितना टोटल होगा वह डेबिट कॉलम में लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 55,000, ठीक है ना। अब यही टोटल क्रेडिट साइड में चल जाएगा, यहाँ भी 55,000 हो जाएगा, और इसका जो टोटल है वह कितना है, 40,000 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज है ना, वह कितना हो गया, 15,000, समझ रहे ना। तो यह 15,000, अब मान लीजिए इस 15,000 में आपके पास 8,000 कैश है और 7,000 बैंक में, तो इन दोनों को जोड़कर आउटर कॉलम में 15,000 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। दूसरा चीज, ये तो हुआ एक पहलू कि डेबिट बढ़ गया और क्रेडिट घट गया तो बैलेंस शीट हो जाएगा। तो ये भी तो हो सकता है, ये अकाउंट से ये भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट बढ़ जाए और डेबिट कम हो जाए। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी सेम कंडीशन है। इसको आपका क्रेडिट का टोटल मान लीजिए आपका 55,000 हो गया और डेबिट का टोटल 40,000 हो गया। इसको उल्टा कर दिए। दिमाग में आपको आया होगा ये बात कि मान लीजिए कि इधर ही ज़्यादा क्यों होगा और इधर ही कम क्यों होगा। मान लीजिए कि इधर ही कम हो गया, इधर ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा। तो दोनों पहलू जानना है। तो जब इधर आपका डेबिट कम हो जाएगा और क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगा, वैसी कंडीशन में आप जो है यहाँ लिखेंगे सेम उसी तरह बैलेंस शीट कितना, 15,000। यहाँ लिखा जाता है
बाई बैलेंस सी डी, यहाँ टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे टू बैलेंस सी डी लिखाएगा। और यह जो बैलेंस होगा यह बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट होगा। समझ रहे ना? कहने का तात्पर्य है बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों होगा, प्रश्न आपके मन में आया होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट ही क्यों होगा। तो आपको बता दें कि रिसीट में सारे चंदे आएंगे, फीस आएंगे और उसी राशि से यह सब खर्च किए जाएंगे, ठीक है ना। यदि यह रिसीट कम हो गया और पेमेंट ज्यादा हो गया तो आखिर वह पेमेंट आया कहां से? तो वह पेमेंट आपका या तो बैंक लोन लिए होंगे, जैसे देखिए यहाँ बैंक लोन दिखाए थे हम आपको कहीं, पोस्टेज, हाँ गवर्नमेंट लोन, यहाँ पे आ गया कैपिटल में। तो आपने लोन कहीं से लिया होगा और उस लोन की राशि से आपने वह व्यय किया, इसलिए आपका क्रेडिट साइड बढ़ गया और आपका डेबिट साइड कम हो गया, आपका क्रेडिट साइड कम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जो टू साइड में बैलेंसिंग होगा, यानी कि टू बैलेंस सीडी होगा, यह जो होगा यह बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, यानी बैंक से वह पैसा लोन ली गई है। क्लियर? तो अभी तक आप मेरे वीडियो में जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक इसलिए करें ताकि मुझे लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह आपको पसंद आ रहा है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।